सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस एक्स्ट्रा। यहाँ पर आज हम ऑडियो के माध्यम से जानेंगे एक नए चैप्टर को। जिस तरह आपको 2 वीडियोस अवेलेबल करवा दिए गए हैं, इसमें आप ऑडियो के माध्यम से रोम की सभ्यता को पढ़े थे, उसी तरह आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन जिसका नाम था मिस्र, या आप इससे बोल सकते हैं कि आप बात करने वाले हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज जो भी क्लास होगा या जो भी चीजें आज हम पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से डिनोट होगा मिस्र की सभ्यता को लेकर। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद कुछ कहानियों को पढ़ेंगे, फिर इसका जो मुख्य फैक्ट्स है उसको जानेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से इस सभ्यता के तथ्यों से जुड़ सकें। अगर बेसिकली देखें तो मिस्र की सभ्यता क्या है, तो कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता में से एक। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही विशाल और बहुत ही प्राचीन सभ्यता में से एक है, उसी तरह से मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यता में से एक माना जाता है। इसका विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे हुआ। अगर इतिहासकार हेरोडोटस ने इसको अपने तरह से कहा है, ठीक है, अगर हम देखें हेरोडोटस के आधार पे, तो उन्होंने कहा कि नील नदी का ये एक उपहार है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस महान इतिहासकार ने नील नदी का उपहार मिस्र को कहा, या नील नदी का उपहार मिस्र के रूप में कहा गया, ये किसने कहा, तो ये थे हेरोडोटस। अब अगर बोला जाए तो ये सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक चला, जब तक यहाँ पर अलेक्जेंडर का आक्रमण नहीं हुआ था। तो ये सभ्यता बहुत ही विकसित थी और इसी सभ्यता से जुड़े कुछ चीजों को हम जानेंगे। अगर आप इसको ऐसा सोचें या थिंक करें, ठीक है, एक कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत बड़े रेगिस्तान में खड़ा कर दिया जाए, जहां चारों ओर सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, और उसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल लंबी नदी बह रही है। उस नदी के किनारे आप खड़े हैं और वहीं खड़े होकर आप कुछ ऐसे रहस्यमय इमारतों को देखते हैं जिसका आकार बिल्कुल 3D शेप में त्रिभुजाकार है, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। आप देख रहे होंगे फोटो में कि पिरामिड किस तरह के होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं। ठीक है, तो क्यों इन पिरामिडों को बनाया गया और इसके पीछे का रहस्य क्या था। ठीक है, अगर आप बेसिकली देखें तो मिस्र की सभ्यता का अगर मुख्य आत्मा बोला जाए ना, तो कि नदी और इसका बना हुआ पिरामिड है, क्योंकि आज तक ये बहुत बड़ा रहस्य रहा कि एक्चुअली इस पिरामिड का यूज क्या होता था। तो सबसे पहले हम इस अध्याय को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टोरी को हम लोग जानेंगे कि इस सभ्यता से जुड़ी स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस सभ्यता में जो नदी बहती थी, जो इस सभ्यता की देवी मानी जाती थी, जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा बोल सकते हैं आकर्षक पॉइंट है, वो है नील नदी। तो नील नदी वर्तमान में भी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ब्रह्मांड में इससे लंबा नदी नहीं है, और इस नदी के किनारे ही, ठीक है, पूरा का पूरा मिस्र की सभ्यता फली फूली और आगे बढ़ी। अब अगर देखें तो इसकी जो पहली कहानी है वो है ओसिरिस या आइसिस और सेत की कथा। ठीक है, पहले हम लोग कहानी से जोड़ेंगे, फिर जाके इसके फैक्ट्स को जानेंगे। तो ये जो ओसिरिस है, आइसिस और सेत की कथा क्या है भाई, ये कौन सी कहानी है। कहा जाता है बहुत समय पहले मिस्र पर राजा ओसिरिस शासन करता था। ठीक है, बहुत समय पहले मिस्र पर राजा ओसिरिस का शासन था। वह न्यायप्रिय, दयालु और सभ्यता फैलाने वाला राजा था। मतलब सिंपल सा बोले कि एक राजा का काम क्या होता है, युद्ध करो, अपना सभ्यता को बढ़ाओ, अपना क्षेत्र को बढ़ाओ, और अपने लोगों में अपने प्रति प्यार जगाओ, या अपने लोगों के लिए अपने प्रति तो प्यार रखना ही होगा, ताकि आप अपने जनता के चहेते बने रहे, एक चहेता राजा बन सके। जैसे महान अकबर था, जैसे अशोक थे, वैसे ही बोलता है कि ओसिरिस जो थे उसने लोगों को खेती करना सिखाया, कानून बनाए और समाज को व्यवस्थित किया। लेकिन उसका भाई जो सेत था, ठीक है, वो उससे बहुत जलता था। एक दिन सेत ने एक सुंदर संदूक, यानी इसको बक्सा बोलते हैं, वो बनवाया। उसने घोषणा की कि जो इस संदूक में बिल्कुल फिट होगा वही इसे पाएगा। सेत ने, कौन से, जो ओसिरिस का भाई था, उसने क्या घोषणा करवाया कि वो एक संदूक बनाए, और उस संदूक में बोला जो भी व्यक्ति इस संदूक में फिट बैठेगा हम उसे क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, या उसे ये गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। जब ओसिरिस उसमें लेटा
तो सेत ने ढक्कन बंद कर दिया और उसे नील नदी में फेंक दिया। ओसिरिस की पत्नी आइसिस बहुत दुखी हुई, ठीक है, क्योंकि ये एक चाल था, इसके द्वारा चला गया चाल था सेत के द्वारा। तो सेत ने तुरंत ही जैसे ओसिरिस उस बक्से में गया वैसे उसको बंद किया और उसे नील नदी में फेंक दिया। ओसिरिस की पत्नी जिसका नाम आइसिस था वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, वो पूरे मिस्र में भटकती रही और अंततः उसने ओसिरिस का शरीर ढूंढ लिया। लेकिन सेत ने शरीर को चुभदार टुकड़ों में काट दिया और अलग अलग जगह फेंक दिया। आइसिस ने सभी टुकड़े इकट्ठे किए और अपने जादुई ज्ञान से ओसिरिस को पुनः जीवित कर दिया। तो ये कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि एक कहानी है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इतिहास की किताबें ये बातों को लिखती है कि आइसिस ने, जो आइसिस थी, उसने क्या किया, जो उसकी पत्नी थी, उसने जादुई ताकत के रूप में ओसिरिस को पुनः जीवित कर दिया। हालांकि वह धरती पर वापस शासन नहीं कर सका, वह मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता बन गया। उसका पुत्र होरस बड़ा होकर सेत से युद्ध करता है और अपने पिता का बदला लेने का प्रयास करता है और इसी के तहत वह वापस से अपने शासन को प्राप्त करता है और फिर से एक न्याय की स्थापना करता है। अगर धार्मिक महत्व में देखा जाए तो यह कथा मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का आधार बना। ओसिरिस मृत्यु की देवता बने, इसी विश्वास के कारण मम्मीकरण प्रथा शुरू हुई। तो अगर पूछा जाएगा कि मम्मीकरण प्रथा क्या था, तो हम लोग जानते हैं मम्मीकरण क्या होता है। क्या होता है मम्मी? जो पुराने जमाने में मिस्र में जो पुराने राजा या जो आम जनता होती थी, जब वो डेथ कर जाते थे तो उनकी बॉडी को कई प्रकार के जो दवाइयाँ होती थी उनके बॉडी में लगाया जाता था और उनको कपड़े से पूरी अच्छा से लपेट करके क्या किया जाता था, एक ताबूत में रख दिया जाता था और इसी ताबूत में रख करके उनको तैयार किया जाता था। किस रूप में? उनको तैयार किया जाता था ताकि वो आने वाले समय में क्या कर सके, सरवाइव कर सके, उस बॉडी को सुरक्षित रखा जा सके। अब देखिए इसके बाद जो अगला कहानी है वो है होरस और सेत का युद्ध। अब होरस कौन है? ये जो राजा था, ठीक है, जो राजा था जिसमें हम बोल सकते हैं ओसिरिस जो थी और आइसिस, इनका बेटा, जिसका नाम क्या था? इनका नाम था होरस। तो होरस और सेत का युद्ध ये एक बहुत बड़ा युद्ध था। बोलता है कहानी के आधार पर कि कई जगहों पर ये बातें लिखी हुई है कि ओसिरिस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होरस बड़ा हुआ, उसने अपने पिता का बदला लेने का निश्चय किया। होरस और सेत के बीच कई वर्षों तक संघर्ष बढ़ा। एक युद्ध में होरस की एक आंख नष्ट हो गई। होरस कौन? जो ओसिरिस का पुत्र था, उसका एक आंख जो था डैमेज हो जाता है। बाद में देवताओं ने उसकी आंखें ठीक कर दी। यह होरस की आंख सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक बन गया। अतः देवताओं को सभा में निर्णय दिया कि मिस्र का असली शासक होरस होगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह युद्ध जो था वो होरस जीत जाता है और इसे देवताओं के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि होरस का जो पिता था ओसिरिस, वो जब फिर से जिंदा हुआ, जब उसके चुभदार टुकड़ों को किया गया था सेत के द्वारा और वो वापस जोड़ करके आइसिस ने, जो उसकी पत्नी थी, उसने उसे फिर से इंसान बनाया, तो वो खुद को क्या बोला कि मैं अब एक देवता हूँ और मृत्यु और पुनर्जन्म का मैं देवता हूँ, मुझे देवता माना जाए मृत्यु और पुनर्जन्म का। आगे की घटना देखिए क्या होता है इसमें। अब आगे देखते हैं कि देवताओं की सभा में जब होरस को मिस्र का नया राजा बनाया गया तो उसके बाद बहुत चीजें बदल गई। लेकिन इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे राजनीतिक महत्व में अगर देखा जाए तो यह कहानी जो था वो सत्ता के वैध अधिकार के आधार को दर्शाता है। यहाँ फराओ खुद को होरस का अवतार मानते हैं, ठीक है। इससे राजा की सत्ता धार्मिक आधार मिला। अब ये फराओ कौन था ये भी हम लोग जानेंगे आगे जाकर, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि होरस सेत संघर्ष का राजनीतिक महत्व क्या था, मिस्र में राजा की वैधता का धार्मिक आधार क्या था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए अगला जो स्टोरी है ये है तूतनखामेन और फराओ का श्राप, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका क्या है देखिए। कहा जाता है कि तूतनखामेन एक युवा फराओ था, ठीक है। उसने लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। 1922 में ब्रिटिश पुरातत्व, ठीक है, जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, जो ब्रिटिश के एक बहुत बड़े पुरातत्विक सर्वेक्षक थे जिसका नाम था हार्वर्ड कार्टर, ने उसकी कब्र खोजी। जब कब्र खुली तो कुछ समय बाद खुदाई में शामिल कई लोग मारे गए, ठीक है। बोला जाता है कि जब उनके कब्र को खोदा जा रहा था तो उस दौरान कई लोगों का डेथ हुआ, कई घटनाएं हुई। लोगों ने इसे फराओ का श्राप कहा कि उस बॉडी को, उस डेड बॉडी को आप ला रहे हो, निकाल रहे हो, जो बहुत बड़ा श्राप है,
इसीलिए ये श्राप से बचो। और कहा जाता है संयोग से कई लोग भी इस बॉडी को खोजने में, इस डेड बॉडी को खोजने में मारे गए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे संयोग माना। संभवतः बंद कब्र में मौजूद बैक्टीरिया या फंगस के कारण यह डेथ माना जाता है कि कई जगह जहरीले चीजों के कारण यह डेथ हुआ था। अब बेसिकली कहा जाए तो मिस्र की सभ्यता में ये एक रहस्य और धार्मिक भय की भूमिका को दिखाता है कि आखिर ऐसा क्या था कि जब भी तुतनखामेन या फराओ का डेड बॉडी को निकाला जाता था, कोई बड़ा घटना हो जाता था। ठीक है, और मम्मीकरण और कब्र का निर्माण इस समय बहुत जटिल था। आधुनिक पुरातत्व मिस्र के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, इसको हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक में समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए नील नदी, जो एक जीवन धारा है। कहा जाता है 5000 साल पहले से, हम तो 3000 बोल रहे हैं, जब सभ्यता का निर्माण हुआ उससे 5000 साल पहले, जब सभ्यता का नाम भी ठीक से नहीं था, नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी। अगर बाढ़ लाती थी तो बाढ़ तो बहुत बड़ा विनाशकारी होना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में, मिस्र के क्षेत्र में बाढ़ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। और उपजाऊ मिट्टी जो था वो हर जहाँ भी बाढ़ आता वहाँ उपजाऊ मिट्टी का एंट्री होता ही होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो नई मिट्टी होती है उपजाऊ वाली, उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं या बांगर कहते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आगे कहा जाता है कि जब बाढ़ आती थी कहाँ, नील नदी में, तो ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी। इसलिए इतिहासकार जो हेरोडोटस हैं वो इसे कहते हैं इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नील। ठीक है, नील नदी कृषि, व्यापार और परिवहन का बहुत अच्छा आधार था, क्योंकि यहाँ से आप व्यापारिक रूप से नदी मार्ग द्वारा नावों से क्या कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सकते थे। नदी कृषि का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। पुराने जमाने से ही जहाँ अच्छी नदियां मिली है वहाँ खेती भी बहुत अच्छा होता था और व्यापार भी बहुत बढ़ चढ़कर होता था। अब इसके बाद अगर दूसरा टॉपिक देखें तो यहाँ बात होता है फराओं का। फराओ ईश्वर समान राजा। फराओ कौन होते थे? जो ईश्वर के समान राजा होते थे। अगर देखा जाए तो मिस्र 2 भागों में था। ठीक है, मिस्र कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में। फिर आया राजा मानेस, उसने दोनों को एक कर दिया। फराओ को लोग भगवान का रूप मानते थे और उसकी शक्ति पूर्ण थी। सेना उसकी थी, कानून उसका था और धर्म भी उसी के नियंत्रण में था। इसलिए फराओ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था मिस्र में। ठीक है, अगर इसके तीसरे टॉपिक में जाए तो मृत्यु के बाद, ठीक है, अगर कोई मर जाता था मिस्र में तो वहां क्या होता था? कहा जाता है मिस्रवासी मानते थे कि आत्मा अमर है, इसलिए मम्मी बनाई जाती थी। मम्मी बनाने की प्रक्रिया क्या होता था? सबसे पहले शरीर के अंग निकाले जाते थे, उन्हें नमक से सुखाया जाता था, उन्हें पट्टियों में लपेटा जाता था और पिरामिड, जिसे आप कब्र नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और उस पिरामिड में एक तरह से बोल सकते हैं कि वहां रखा जाता था। आत्मा की यात्रा का दौर होता था। ऐसा बोला जाता था कि इस समय आत्मा यात्रा में रहती है और एक समय आएगा जब वही आत्मा वापस इस शरीर में बस जाएगी। तो अगर बोला जाए तो मम्मी क्या है, आपने बहुत सारा फिल्म देखा होगा जहाँ पर मिस्र की मम्मी को जो एक प्रक्रिया द्वारा डेड बॉडीज को रखा जाता था, उसको तरह से जिंदा होते देखा होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मिस्र में जो मम्मियाँ मिलती थी ना, वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से मिली है। क्योंकि आप बहुत सारा बॉडी को देखिएगा जो लगभग आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल से ये 100 साल पुरानी है, लेकिन वो बॉडीज का जो उम्र है वो 3000 साल का है। मतलब इतना पुराना है, फिर भी अभी तक वो बोल सकते हैं कि अस्तित्व में है और उनमें जो केमिकल्स का यूज किया गया है वो उनको सुरक्षित रखी हुई है। अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो ये धर्म और देवता के बीच का भी रिलेशन को बताता है। तो अगर देखा जाए धर्म और देवता में, तो मिस्रवासी बहुदेववादी थी। मतलब ये बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। मिस्रवासी जो थे वो रा का अर्थ था सूर्य देव को मानते थे। ओसिरिस जो मृत्यु का देव था, क्योंकि ओसिरिस ही तो उसी को तो 14 टुकड़ों में बांटा गया था ना उसके भाई सेन के द्वारा। उसी तरह आइसिस कौन था? जो ओसिरिस की वाइफ थी। आइसिस को मातृ तत्व या माँ देवी के रूप में जाना जाता है। और होरस जो इनका पुत्र था, आइसिस और आइसिस का जो होरस था उसे आकाश देव कहा गया है। तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं इनका जो कनेक्शन था, जो बड़े बड़े पुराने राजा थे उन्हें देवता का रूप में स्थापित किया गया या उन्हें देवता माना गया। ठीक है, अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओसिरिस की हत्या
आइसिस का प्रेम और होरस का बदला। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों चीजों ने इन्हें क्या किया, मिस्र का देवता का उपाधि दिलवा दी। क्योंकि ओसिरिस जो था उसकी हत्या किसने की, उसके छोटे भाई ने। आइसिस का प्रेम जो था, जिसने वापस से ओसिरिस को जिंदा कर दिया, उसे एक प्रेम का बोल सकते हैं कि पॉइंट्स के रूप में या एक प्रेम का चेहरा के रूप में देखा जा रहा है, तो वो प्रेम की देवता हो गई या मातृत्व की देवता हो गई। होरस जिसने अपने पिता का बदला लिया, उसे एक होरस को एक देवता, आकाश का देवता का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा जो है इन्हीं चीजों से दिखती है। अब अगर अगला पॉइंट में जाए, जहां आता है पिरामिड, क्योंकि ये उस समय के इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। आज के इंजीनियर इन चीजों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप सोचिएगा तो सोचिए उस समय बिना मशीन, बिना क्रेन गीजा का पिरामिड खड़ा किया गया। आज भी देखिए गीजा का पिरामिड है, तो उस समय ना कोई जेसीबी था, ना कोई बड़े बड़े मशीन थे, ना कोई टेक्नोलॉजी था, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े पिरामिड को बनाया गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा पिरामिड कैसे बना होगा? अगर नहीं बता सकते तो मैं इसे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, कई वैज्ञानिक ये बोल सकते हैं, एक तरह से थिंकिंग करते हैं कि जो पिरामिड था ना, इसको बनाने के लिए जो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो थे, स्क्वायर आकार के, बहुत बड़े बड़े, मतलब आपके जो कमरा है, आपका कमरा से भी बड़ा बड़ा आकार का, स्क्वायर आकार का पत्थर को वहां लाया गया। और इन पत्थरों को लाने के लिए नील नदी का बहुत यूज हुआ। माना जाता है कि नील नदी के धाराओं को मोड़ दिया गया, और धारा को मोड़ करके पानी का जो दिशा था उसको उस जगह पर लाया गया जहां पर पिरामिड को बनाना था। ठीक है, और वहां पर पानी का जो बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धारा जब बहने लगा, तो नाव के माध्यम से या पानी में उन पत्थरों को फेंक करके उन्हें धीरे धीरे पानी के द्वारा कहाँ लाया गया, जहां पर आज पिरामिड फंसे हुए हैं या जहां पर पिरामिड आज बने हुए हैं, उन जगहों पर इनको लाया गया पानी का यूज करके। सोचिए उस समय के लोग कितने सोच में कितने विकसित थे कि पानी के द्वारा उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को पिरामिड स्थल तक लाया। और ये कहाँ है, ये गीजा में है। ठीक है, तो गीजा का पिरामिड इसलिए आज भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। और अगर आप कभी मौका मिले वहां जाइएगा तो एक पत्थर जो होता है वो आपसे कई गुना बड़ा होगा। ठीक है, इसी में एक स्प्रिंग्स नाम का बोल सकते हैं मार्क है, जिसको शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, स्प्रिंग्स जो शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर उसके बाद देखें तो इनकी बौद्धिक उपलब्धियां तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इंजीनियरिंग, जिस तरह से इन्होंने अपने कामों को किया है, इससे पता चलता है कि जिस तरह से इन्होंने अपने बड़े बड़े मिस्र का जो पिरामिड बनाया, इन पिरामिडों से ये पता चलता है कि ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव थे। ये पढ़ाई को लेकर के या अपने सोच को लेकर के या अपने गणित को लेकर के बहुत ज्यादा क्या थे, सुचारू थे, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड थे। अगर कहा जाए तो हाइप्रोग्लिफिक लिपि इनका चलता था। इनकी लिपि का नाम क्या था, हाइरोग्लिफिक। याद रखिएगा, कई जगह पे इसको हाइड्रोग्लिफिक भी बोला जाता है और कई जगह पे इसको बोलते हैं हाइरोग्लिफिक लिपि। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम से पूछा जाए कि मिस्र में कौन सी लिपि चलती थी, तो याद रखिएगा हाइपोग्लिफिक बोलिएगा या फिर हाइरोग्लिफिक, ये लिपि चलता था। इसके अलावा पीपरस, ये लोग बहुत ज्यादा वाकिफ थे। 365 दिन का इनके पास कैलेंडर था। ये गणित को बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे और गणित का जानकारी इनको हो गया था। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये चिकित्सा से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। मिस्र की वैज्ञानिक उपलब्धियां जो थी बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा विराट, क्योंकि इसी वैज्ञानिक रिसर्च और उपलब्धियों ने मिस्र को आज भी बहुत ही ज्यादा एक एक्टिवेटेड सभ्यता माना है। आज भी अगर आप देखेंगे तो मिस्र जो है 7 अजूबा में से एक अजूबा को पेश करता है। अगर देखा जाए तो इनका आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ के लोग जो रहते थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, तो मिस्र का आर्थिक जीवन कृषि मुख्य आधार माना जाता है, क्योंकि ये लोग गेहूं और जौ की ज्यादा खेती करते थे। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते थे और जो राजा और उनके जो कर्मचारी होते थे वो टैक्स प्रणाली को मानते थे। विदेशी व्यापार भी इनका बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इतना कुछ जो था मिस्र के अंदर हो रहा था और एक बहुत ही अच्छा सभ्यता ये चल रहा था। लेकिन आखिर इतनी बड़ी सभ्यता, इतने ताकतवर लोग और इतने बुद्धिमान लोगों का पतन कैसे हुआ? कहा जाता है इतिहासकार द्वारा कि विदेशी आक्रमण और आंतरिक कमजोरी के कारण मिस्र धीरे धीरे कमजोर होने लगा। देखिए, एक इंसान जो बहुत ताकतवर होता है या एक देश जो बहुत ताकतवर होता है वो कमजोर कब पड़ता है पता है? फिर बाहरी आक्रमण से नहीं, अगर उसके घर में ही कुछ कोई लोग
या कुछ लोग उस पर उसके विरुद्ध चल जाए या उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, तब उस देश का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से मिस्र का सर्वनाश शुरू होता है विदेशी आक्रमण से और आंतरिक कमजोरी से। आंतरिक कमजोरी मतलब राज व्यवस्था की कमजोरी। 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद मिस्र पूरी तरह से खत्म हो गया और इस तरह से हम लोगों ने मिस्र के बारे में बहुत चीजों को जाना। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जहां मिस्र में आपको देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नील नदी और पिरामिड। ठीक है, ये वहां की बहुत ही ज्यादा फेमस चीजें हैं। इससे ये निष्कर्ष तो जरूर निकल जाता है कि मिस्र जो है वो विदेशी आक्रमण से भले तबाह हुआ, लेकिन किन विदेशी आक्रमणों ने इनको तबाह किया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिक्सोस, फारसी, यूनानी, इन्होंने मिस्र पर अटैक किया था बाहरी रूप से। तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी थे जिनका नाम था हिक्सोस, फारसी और यूनानी लोगों ने मिस्र पर अटैक किया, जिसके कारण मिस्र कमजोर हुआ। ठीक है, इसकी कमजोर प्रशासन व्यवस्था थी और इसी तरह से मिस्र जो था वो एक बहुत ही बड़ा सभ्यता से लेकर एक बहुत शून्य सभ्यता बन गया। अगर मिस्र में देखा जाए तो भारत से इसके कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं मिस्र की सभ्यता के। कनार्क और लक्सर मंदिर इसके प्रसिद्ध साक्ष्य में से एक है। अगर बोला जाए तो गीजा का पिरामिड राजा की कब्र के रूप में उपयोग किया गया। वास्तुकला यहाँ की बहुत अद्भुत थी, क्योंकि जब आप मिस्र का पिरामिड में जाइएगा अंदर तो बहुत सारी चीजें वहाँ जो नक्काशी किया हुआ उन पत्थरों पर दिखेगा। ठीक है, मूर्ति कला में देखा जाए तो यहाँ पर स्प्रिंग्स का जिक्र होता है। क्या था स्प्रिंग्स? ये स्प्रिंग्स जो है ये पिरामिड के कुछ दूर आगे एक बनाया हुआ शेर का शरीर है और मानव का सिर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग्स जो है उसमें शेर का पूरा बॉडी है जो बैठे अवस्था में है और मानव का सिर लगा हुआ है और फराओं की विशाल मूर्तियां यहाँ बनी हुई है। ठीक है, चित्रकला में देखें तो दीवारों पर धार्मिक व सामाजिक चित्र मिलता है और विशेष शैली जो है वो चेहरा साइड से और शरीर सामने से दिखाया गया है। तो इस तरह से मिस्र से जुड़े चीजों को आपने आज जाना। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है। अगर देखा जाए तो 15 मुख्य क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा पूछने का गारंटेड होता है या बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में इनको पूछा जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ। दूसरा, नील नदी का महत्व बताइए। तीसरा, फराओं की राजनीतिक शक्ति क्या थी। चौथा, प्रशासनिक व्यवस्था मिस्र के बारे में बताइए। पांचवा, मिस्र का धर्म कैसा था। छठा, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा में मिस्र की क्या भूमिका है। सातवां, मम्मीकरण की प्रक्रिया क्या थी। आठवां, पिरामिडों का महत्व क्या था। नौवां क्वेश्चन, कला और स्थापत्य क्या था मिस्र में। 10वां, हाइरोग्लिफिक लिपि क्या है और ये मिस्र में किस तरह प्रभावित थी। 11वां, वैज्ञानिक उपलब्धियां बताएं मिस्र की। 12वां, आर्थिक जीवन किस तरह थी मिस्र की। 13वां, क्लियोपैट्रा का योगदान क्या था। 14वां, मिस्र की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी या इसकी विशेषता को बताएं। और 15वां, कि मिस्र का पतन किस कारण हुआ, उसकी व्याख्या विस्तार से करें। तो आपको सभी टॉपिक्स करवा दिया गया है कि मिस्र का पतन कैसे हुआ, क्लियोपैट्रा कौन था, आर्थिक जीवन वहाँ के कैसे थे, कैसे लोग टैक्स देते थे और कैसे ये व्यापार करते थे, किस नदी के द्वारा व्यापार करते थे, हर चीजों को बता दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से इस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चंस आने वाले रहेंगे वो सभी चीजें आपको समझा दी गई है। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा और बहुत चीजों को आपने बहुत गहराई से समझा होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को वंदे मातरम और भारत माता की जय। थैंक यू आप सभी का हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।